है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोनों को रिफ्रेश कर दीजिएगा सर, और वो उस पर भी चैट ला दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। एसएससी हो या रेलवे पुलिस एग्जाम हो या फिर कोई वनडे एग्जाम, आज का करंट अफेयर। लेकिन करंट अफेयर की शुरुआत की जाए उससे पहले थोड़ी सी एक बात की जाए, और वो ये कि भाई दिन कोई भी हो, ये दो बात मैं जरूर बताता हूं कि चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर हो पुलिस एग्जाम, आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं रोज सुबह शाम। वाह, शायरी होगी, ठीक है। अच्छा, अब तिरंगे को किया जाएगा सैल्यूट। वैसे भी कल भारत की लड़कियों ने गर्व से सीना ऊंचा किया जब उस ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया जिसने हम लड़कों को पुरुष विश्व कप के सपने से बाहर किया था। तो सैल्यूट है भारत की लड़कियों को, सैल्यूट है भारतीय महिला टीम को। अब बस दुआ है भगवान से, खुदा से, वाहेगुरु से, जीसस क्राइस्ट से, सभी से, क्योंकि हम लोग के हाथ अब वहां हर जगह जुड़ेंगे जो भारत को विश्व कप लाके देने में मदद कर दे। बात देश की है। तो आप लोग भी प्रार्थना करिएगा कि जब 2 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व कप के फाइनल में भिड़े तो भारतीय लड़कियां भारी पड़े। तो तिरंगे को एक बार पुनः भारतीय लड़कियों के सम्मान में सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा आज के सेशन में। तो 31 अक्टूबर का करंट अफेयर, और उसको देखा जाए कि आज क्या न्यूज रहेगी। और सच बताएं तो कल देर रात तक मैं मैच देख रहा था। वैसे ईमानदारी से स्वीकार करूं तो मतलब ये वुमेन्स मैच बहुत कम देखता हूं, जो ईमानदारी की बात है। नहीं, अब समय नहीं मिल पाता, मेंस वाला ही आदमी कम देखता है। तो लेकिन कल का मैंने देखा, कल ऋचा घोष की बैटिंग हो या फिर जेमिना रोड्रिग्स की हो या फिर मंधाना जी की और हरमनप्रीत कौर की। मंधाना जी का छोटा रहा लेकिन सॉलिड रहा। तो कल इंडियन टीम ने 338 रन का पीछा किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कल का मैच मतलब बहुत ही शानदार रहा। और लड़कियां, आप लोग खास करके जब 2 तारीख को भारत फाइनल खेलेंगी, भारत की लड़कियां, तो आप लोग टीवी के सामने बैठना, चीयर अप करना, विश करना, चैंटिंग करना कि भारत विश्व कप जीते। इससे पहले भारत 2 बार फाइनल पहुंचा है, बट दुर्भाग्य रहा है कल हो सकता है 2 तारीख को। तो बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा 2 नवंबर का और उसके बाद फिर 9 नवंबर का, जिस दिन चैनल लॉन्च होगा। तो चलिए, आपको राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई। आज तो 31 अक्टूबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के महान कार्यों को याद करने का दिन है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दूसरा फेज किस राज्य में शुरू किया गया है? एक्चुअली सर, जब पहला फेज ही शुरू किया गया था पंजाब में, तो दूसरा फेज भी इसका पंजाब में शुरू किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसको हरी झंडी दिखा करके दूसरे फेज का अनावरण किया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, तो यहां अरविंद केजरीवाल जी मौजूद, मनीष सिसोदिया जी मौजूद और आपके भगवंत मान जी मौजूद। इन लोगों ने एक साथ मिलकर के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ऐसी एक तीर्थ यात्रा योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी चलाई हुई है। फिलहाल बात करते हैं पंजाब की। तो यहां पे गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को ये समर्पित है आपके क्या मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। यह तीर्थ यात्रा ऐसा नहीं है कि कोई पंजाबी लोग या सिख कम्युनिटी के लिए है, सभी धर्म, जाति, इनकम ग्रुप और इलाकों के लोगों के लिए खुली है। हर असेंबली एरिया से करीब 16,000 तीर्थयात्रियों को यात्रा में हिस्सा, जैसे अब मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट, 401 अगर आप मान लेंगे तो उसके हिसाब से, मतलब नॉमिनेटेड वाले हटा के, तो हर विधानसभा सीट से एक 16,000 लोगों का ग्रुप तीर्थ यात्रा करेगा इस यात्रा के दौरान। दूसरा फेज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू कर दिया है। पहले फेज में इन्होंने हरमिंदर साहब हो या जलियांवाला बाग हो या अमृतसर की दूसरी पवित्र जगहों पे ले जाया गया। अब इसमें हिमाचल प्रदेश में आनंदपुर साहिब और नैना देवी मंदिर भी शामिल है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फेज 2 पंजाब में स्टार्ट हो चुका है। अगले पॉइंट पे आएंगे तो ये कुछ अन्य योजनाएं हैं जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई हैं। ठीक है ना, हाल फिलहाल में लॉन्च की गई हैं। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया? वैसे अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि जब भारतीय सेना ने डीआरडीओ से एसडीआर जो डिफेंस रेडियो सेटेलाइट है, सॉफ्टवेयर डिफेंस रेडियो सेटेलाइट, उसका कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसे डीआरडीओ ने बनाया और हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया।
अब भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और उसका नाम है CMS-03। CMS-03 ये अब तक भारत ने जितना भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है, इसरो के द्वारा तैयार किया गया CMS-03M5, इसका मतलब पूरा जो नाम है, इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये अपने वजन के कारण चर्चा में है, क्योंकि अभी तक भारत का कोई भी सैटेलाइट 4200 किलोग्राम से ज्यादा नहीं था, लेकिन अब ये 4410 किलोग्राम के साथ भारत का सबसे वजनी सैटेलाइट हो गया है। हालांकि आपको एक बात यहां पे याद रखनी पड़ेगी कि इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, जाने जाने वाले CMS-03 के नाम से भी, ठीक है ना। तो ये इसे सैटेलाइट को LVM-3 से लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, और अपने वेट के कारण चर्चा में है। यह भारत के मिलिट्री और कम्युनिकेशन, वैसे इस समय भारत अपने स्पेस बेस्ड मिलिट्री के ऊपर इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू ज्यादा मतलब एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भारतीय सेना के लिए SDR सैटेलाइट की बात की गई थी, SDR की। अब स्पेस बेस्ड मिलिट्री और कम्युनिकेशन क्षमताओं में तरक्की करने के लिए GSAT-7R या CMS-3 लाया गया है, ठीक है ना। और इससे न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि इंडियन नेवी को भी बेहतर बैंडविड्थ और कम्युनिकेशन लिंक दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अच्छा, GSAT-7 रुकमणी की जगह ले रहा है, ठीक है ना। GSAT-7 रुकमणी की जगह ले रहा है, इसका नाम क्या है सर? GSAT-7R। और तुम लोग इस R से रुकमणी याद रखना कि GSAT-7 इससे पहले था, अब इसमें आके एक वर्ड जुड़ गया है R। पहले वाला क्या था? GSAT-7, जिसे आप लोग रुकमणी के नाम से भी, तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि रुकमणी की जगह, सैटेलाइट की जगह कौन आ रहा है? CMS-03, या रुकमणी की जगह GSAT-7R आ रहा है, या रुकमणी कहें या फिर कहें GSAT-7, इसकी जगह CMS-03 आ रहा है। मतलब ये दो नाम सेम है, ये दो नाम सेम है। आप समझ सक रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओवरऑल अगले पे आते हैं। सुजीत कलकल ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? भाई देखिए, आप एक मंथ करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले थे ना। एक कोई स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप दिवाली के बाद एक मंथ करंट अफेयर का रिवीजन करवाने वाले थे ना। करवा दिए लल्ला, वो हमको सितंबर का करवाना था, वो हमने करवा दिया। अब आज 31 अक्टूबर है, तो चूंकि CHSL के एग्जाम में 1 अक्टूबर तक का करंट अफेयर आ सकता है किसी भी एग्जाम में जो अभी हाल फिलहाल में हो, तो इसका रिवीजन हम लोग अब कल से 1 नवंबर शुरू हो जाएगा, तो फिर शुरू कर दिया जाएगा, एक दिन ये कर लिया जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ मुद्दे पे। ये क्या कह रहा है? सुजीत कलकल ने अंडर 23 में स्वर्ण पदक जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। ये है सुजीत कलकल जी। इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल, ये वाला याद रखा करो कि 65 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल में उज्बेकिस्तान के उम्मीद जोन को, मतलब भारत के सुजीत कलकल और उज्बेकिस्तान के उम्मीद जोन, ठीक है ना, उम्मीद जोन जोलोलो को हराया है। एक तो इन लोग का नाम ऐसा होता है, सुबह सुबह उठो अब फिर मार जबान को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उनको हरा करके गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, और नाम है सुजीत कलकल जी, ठीक है। परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की 116वीं जयंती कब मनाई गई? भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। संभवतः अगर ये इस समय जिंदा रहे होते तो शायद भारत पानी से चलने वाली गाड़ियों को बनाने में सफल हो जाता, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन और पानी के माध्यम से चलने वाली गाड़ियों को बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। कुछ जगह ऐसे आरोप प्रत्यारोप रहते हैं कि कुछ विदेशी देश वो ब्लूप्रिंट होमी जहांगीर भाभा जी से मांगना चाहते थे। ये विदेश यात्रा पे गए, वहां कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, और फिर क्या हुआ, उसी विदेश यात्रा में इनकी दुखद देहांत हो गया, जो काफी संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये विदेशियों को दिए नहीं वो फार्मूला। विदेशियों ने, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिस कॉन्फ्रेंस में होमी जहांगीर भाभा जी गए थे, तो इनसे कहा गया कि सुना है आपने हाइड्रोजन गैस या पानी से चलने वाली बाइक कार इनका विकास करने की सोच लिया है। इन्होंने कहा हाँ,
तो उन लोगों ने कहा तो ये आप इस देश को, हमारे देश को बेच दीजिए, इसके बदले जितना पैसा भारत को चाहिए हम दे देंगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बेचूंगा नहीं अपने मॉडल को, अपने डिजाइन को, आप ऐसा करिए तो मैं बेचूंगा नहीं। तो उस देश ने कहा क्या आप मानवता की भलाई नहीं चाहते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा जी का जवाब था उस समय जो मीडिया में है कि नहीं, मैं मानवता की भलाई चाहता हूं और भारत की भलाई चाहता हूं। तो भारत इस डिवाइस को बनावे, इस कार को बनावे जो पानी से चले, आप लोग खरीदिए, तब भी तो मानवता की ही मदद होगी। अन्य देश भारत से खरीदे, आप ये क्यों चाह रहे हैं कि आप बनावें और भारत खरीदे? फिर उसके बाद जब ये वापस फ्लाइट पकड़ करके इंडिया वापस आ रहे थे तो फ्लाइट में ही, एरोप्लेन में ही इनको जहर दे दिया गया था और इनका दुखद निधन हो गया था उसी मीटिंग से लौटते समय। तो होमी जहांगीर भाभा अगर आज होते तो शायद भारत परमाणु कार्यक्रम में कुछ अलग ही लेवल पे होता। ठीक है, वैसे 30 अक्टूबर को 116वीं जयंती डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मनाई गई है, जो कल बीता है आपका। और इन्हें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत का परमाणु, आज जिस परमाणु पे हम लोग उछल कूद सब मना रहे हैं, ठीक है ना, वो है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद होमी जहांगीर भाभा जी एक परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने जो रिलेटिविस्टिक एक्सचेंज स्कैटरिंग को समझाया उसे भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे भाभा जी के बारे में। भाभा हाइटलर थियरी, बहुत कुछ इन्होंने किया है। अब क्या क्या इनके योगदान को भारत तो कभी भी नहीं भुला पाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। इसमें यह आंका जाता है कि जैसे आपके पास सेना रिलेटेड कितनी सेना, मतलब कितने लाख सेना है, कितना आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, कितनी आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, ऐसे करीब करीब 60 पैरामीटर पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। और इन 60 कि भाई रक्षा बजट कितना है, आपके पास सेना कितना है, नेवी कितना है, एयरफोर्स कितना है, इस आधार पे नापा जाता है कि आप समुद्र में, जमीन में, हवा में मार करने में कितने सक्षम हैं। तो जब पूरे चीजों को देखा गया तो पाया गया कि पहले नंबर पे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट, ये पहले नंबर पे है मजबूती में, और चौथे नंबर पे भारत है। ठीक है ना। रूस दूसरे नंबर पे है और जाहिर सी बात है चीन तीसरे नंबर पे है। लेकिन भारत के लिए ये अच्छी बात है कि भारत चौथे नंबर पे है। भारत के अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से, भारत अपने रक्षा टेक्नोलॉजी की वजह से, डिफेंस की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से चौथे नंबर पे है। तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे, वैसे भी ये ऑर्डर आपको लगभग रटा होगा, लगभग सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ यार वो अमेरिका वाले पहले पे हैं, चीन रूस में आदमी कंफ्यूज रहता है, तो चलो ठीक है, रूस सेकंड पे है, चीन थर्ड पे और भारत फोर्थ पे है। ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो 60 पैरामीटर्स पे लॉन्च किया गया है। अगले पॉइंट पे आएंगे, ये देख लो एक बार। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो दूर दूर तक पाकिस्तान नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए एकदम मुंह बनाए खड़ा रहता है। अच्छा, जितने लोग मुझे आज देख रहे हो, एक्चुअली करेंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ के अच्छे से पढ़ाना होता है। लेकिन कल रात भारत की महिला टीम क्रिकेट खेल रही थी सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया 338 रन बनाया और हम भी लिखने बैठे, पढ़ने बैठे। ईमानदारी से बताऊं तो मैं रोज रात में 10 बजे करीब करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाता हूं और 12 साढ़े 12 तक खत्म करके सो जाता हूं। लेकिन कल मैच चल रहा था, तो मुझे माफ करिएगा, कल मैं मैच देखने लगा था और वो भारत की बात थी, लड़कियां खेल रही थी, सेमीफाइनल था और इतना अच्छा मैच चला और वो दिल में बदले वाली भावना चल रही थी। वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हारे थे। मैं सच बताऊं तो जब भारत 2000 वो वनडे विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में हारा था 23-24 में, उस दिन मुझे रोना आया था। और कल जब मैं ऑस्ट्रेलिया को हारते हुए देख रहा था, भारत की लड़कियां हरा रही थी, तब भी मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा था कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, एक बदला पूरा हो रहा था। तो ना मन को बड़ी तसल्ली सी मिल रही थी। मैं उस मैच को छोड़ नहीं पा रहा था। हाथ में पेन था, सामने कॉपी था, सोच रहा था कि इसको डिटेलिंग कर लूं, कल आपको समझाना होगा, लेकिन मैं कर ना पाया। मैं लगा रहा जब तक कि मैच खत्म नहीं हो गया। आखिरी में भी वो मूवमेंट्स मुझे देखने थे। भारतीय लड़कियां जो थी वो जीतने के बाद, जेमिना रोड्रिग्स हो
या फिर स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, ये सब रोने लगी थी। लेकिन अभी हम लोग एक कदम दूर हैं विश्व कप से, और वो 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से फाइनल है। यार वो जीतने के लिए तुम लोग प्रार्थना करना जरूर। तो ए ऑप्शन ऋचा शर्मा। फाइंडिंग होम अगेन नामक किताब को किसने लिखा है? ऋचा शर्मा ने। कल ऋचा घोष बड़ा अच्छा खेली, छोटी पारी थी, 24 या 24 रन शायद बनाई थी, लेकिन बहुत तेज खेली, बहुत काम के समय पे खेली। फाइंडिंग होम अगेन, आवर क्वेस्ट टू बिलोंग, ये जो है ऋचा शर्मा द्वारा लिखी गई किताब है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी, ठीक है ना, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी। कल्याण सिंह नगर, कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सुपुत्र ने जो कि सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश से ये रिक्वेस्ट किया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इनको 76 कर दिया जाए और एक जिला बनाया जाए कल्याण सिंह नगर। तो ये उत्तर प्रदेश में 76वें जिले का मतलब कि रिक्वेस्ट किया गया है। अभी ये अप्रूव्ड नहीं हुआ है, ये माना जा रहा है कि बन जाएगा 76वां जिला कल्याण सिंह नगर, क्योंकि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग सभी जो प्रशासनिक कार्य हैं उसको पूरा कर लिया है। तो फिर कल्याण सिंह के सम्मान में कल्याण सिंह नगर नाम का एक नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। और इसके लिए जो कि अच्छा, इस कल्याण सिंह नगर के अंतर्गत, ठीक है ना, वो कौन कौन सा जगह है जिसको वो लेना चाहते हैं कि ये इस जिला में, अतरौली जगह अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, अलीगढ़ का ही गंगीरी और डिबाई जो बुलंदशहर तहसीलों को मिलाकर बना जाएगा। मतलब डिबाई, अतरौली और गंगीरी, 2 अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के और एक बुलंदशहर का लेकर के एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह जी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार अयोध्या मंदिर जब 1990, 91, 92 हुआ था तब, और एक बार 1997 से 99, ठीक है ना। इनके बारे में बाबरी मस्जिद जब 90-91 में चल रहा था तो काफी विवादों में भी ये गए थे, और कहा जाता है मीडिया स्रोत की अगर माने तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति की बात मानने से उस समय इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे इस्तीफा देना पड़ता है तो मैं दे दूंगा मुख्यमंत्री पद से, लेकिन मैं आम जनता पे मतलब गोलियां नहीं चलवा पाऊंगा। ये वो बहुत कुछ था उस समय। अब कितना सही कितना गलत यह तो ना हम थे ना आप थे, बस मीडिया से ही पता चलता है। तो उन्हीं के नाम पे कल्याण सिंह नगर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, खास करके जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो वो जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है एसएससी में, रेलवे में ना पूछे, लेकिन यूपी स्पेशल, जैसे यूपी पुलिस का नवंबर में फॉर्म आएगा उसमें, या यूपीएसआई में पूछ सकता है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा किसे टॉप एग्री फूड पायनियर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सर, टॉप एग्री फूड पायनियर संजीव कपूर जी। इनको आप लोग अक्सर, बहुत बड़े सेफ हैं, खाना बनाने के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है, चाहे देश हो चाहे विदेश, इन्होंने कई सम्मान जीते हैं, और अब इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पायनियर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, और इसने टॉप एग्री फूड पायनियर्स की, मतलब बढ़िया खाना बनाने के क्षेत्र में, हेल्दी सस्टेनेबल खाने बनाने के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पूरे भारतीय खेती को, कि अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो भारतीय खेती की तरफ मुड़िए, ऐसा इन्होंने, संजीव कपूर ने माहौल बनाया हुआ है विश्व स्तर पे, कि इनको जब हेल्दी खाना बनाना होता है तो ये भारतीय खेती के बारे में बात करते हैं और उसी से जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उससे ये खाना बनाते हैं। तो इसलिए इनको इस बात को, भारतीय खेती को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए, कपूर हेल्दी लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने के लिए कपूर जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, टॉप एग्री फूड पायनियर्स। अगले पे आएंगे, दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? कैमरून, रवांडा, सोमालिया या अंगोला? सर, ये नियुक्त किए गए हैं कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया, ठीक है ना। हालांकि ये इनके आप यंग, मतलब अधेड़ उम्र की आप फोटो देख रहे हैं, नहीं कुछ कहेंगे सर ये कहां सबसे बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। तो ये इनके आप उस उम्र की फोटो देख रहे हैं जब ये 50-60 साल के थे। हमारे टाइपिस्ट को नहीं मिल पाया होगा, खोजा होगा भाई, नहीं मिल पाया होगा। आज मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, क्या वो देखने में सबसे वृद्ध लग रहे थे? तो हमारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, पहले हमसे 2 मिनट बहस हो जाएगा, गुरुजी कहां दिख रहे हैं।
आज फिर इसको फोन लगा देते हैं, क्योंकि एक दिन लगाए थे तो बाद में फोन किया था, तो आज लगा के देखते हैं कि शायद उठा ले तो हम कह दें। कह रहा था कि इस क्वेश्चन में सर ट्रांसलेशन मिस्टेक है, एक दिन ट्रांसलेशन मिस्टेक हुआ था, तो लगा दें अब आज उठा ले तो आज भी बात कर लूं। फिलहाल 92 साल के बिया, पॉल बिया कैमरून दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना, उम्र के हिसाब से। तो ये 92 साल के हैं, कैमरून का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और 8वीं बार कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं ये, ठीक है ना, 8वीं बार कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये उठाएगा नहीं, देख रहे हो बज रहा है, व्यक्ति को कॉल कर रही है, वो अभी सो रहा है, उत्तर नहीं दे रही नहीं सो रहा है, गलत बता रही हो तुम, गंदी हो बस। हाँ, वो थोड़ी देर में हमको फोन करेगा जब हम उधर बैठे रहेंगे। आज हम उस बात का शॉर्ट्स बनवा ले क्या, स्पीकर ऑन करके कि सुनो, हम ही अकेले कहाँ सुने। जैसे तुम लोग को बताएं, नितिन गडकरी जी ने अभी एक दिन पहले बोला है कि हम अकेले गाली क्यों सुने, गाली सुनना है तो सब सुने। तो लोगों ने पूछा ये आप क्या कह रहे हैं, तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि मैं रोड बनवाता हूं, रोड में कुछ ही दिनों बाद अगर गड्ढा आ जाता है तो लोग कार में बैठे, साइकिल में बैठे, बाइक में बैठे नितिन गडकरी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो नितिन गडकरी जी ने कहा मैं अकेले अब गाली नहीं सुनूंगा, इस रोड को बनाने वाले ठेकेदार का नाम, इस रोड को बनाने वाले कंपनी का नाम और इस रोड को बनाने वाले इंजीनियर का नाम हर हाईवे, हर रोड के किनारे लगा रहेगा। आप अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे और किस ठेकेदार ने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, किन इंजीनियर्स ने मिलकर के बनाया है, उसमें पूरी जानकारी आ जाएगी। तो अगर रोड पे गड्ढा है तो अकेले मुझे नितिन गडकरी को गाली अकेले मत दीजिए, इन सब को भी गाली दीजिए। हमको ये नितिन गडकरी जी का प्लान अच्छा लगा कि सही कर रहे हैं यार, कि रोड बनाने का, भाई तो ये तो मिनिस्टर हैं, ये आके रोडवा थोड़ी बना रहे हैं। तो हमको नितिन गडकरी जी का ये प्लान बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार मैं अकेले गाली क्यों सुनूं। तो भाई हम अपने टाइपिस्ट को कुछ पैसा भी देते हैं टाइप करने का, तो मैं अकेले गाली क्यों सुनूं। ये कहां लग रहे हैं कि सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, 92 साल के लग रहे हैं कहीं एंगल से। तो जब जब भी ऐसा ट्रांसलेशन मिस्टेक या कुछ आएगा तो भैया हम, मेरे टाइपिस्ट का नाम है धीरज, ठीक है, आप लोग धीरज को भी लपेट सकते हैं कि धीरज तुम काहे ऐसा किए। भाई हम आप अकेले नहीं सुनेंगे, ठीक है ना, हम अकेले वाले नहीं है। हाँ कभी कभी क्या होता है यार, हम 200 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, अब वो एक आध क्वेश्चन में एक ही जगह बी लगा दिया, हम बी बोल दिए, कमेंट बॉक्स भर जाता है, मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है, हाई हाउ। फिर हम कह रहे यार, उसको फोन करते हैं, सॉरी सर गलती हो गई, कि सर इंसान है। अब हो तो तुम इंसान, लेकिन हम तो हजारों लोग का सुन लेते हैं ना। तो आज के बाद ठीक है। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 2 दिन पहले की बात है, रंजना प्रकाश देसाई जी को कैबिनेट 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2026 तक बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 तक मतलब बढ़ा हुआ वेतन देना जाना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने, मोदी जी की कैबिनेट ने कहा है। लेकिन ये अपना रिपोर्ट 18 महीने में देंगी, समय दिया गया है। तो होगा क्या कि जो बढ़ी हुई सैलरी है वो एक साथ फिर रिलीज कर दी जाएगी, वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएगी। वैसे तुम लोग को एक अंदरूनी बात बता दें, शेयर कर दें, कल मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है। मतलब मेरी ही क्या, सभी की साल में एक बार होता है ना कि कंपनी में सैलरी बढ़ा दी जाती है, तो कल मेरी भी सैलरी बढ़ा दी गई है कि हाँ आज तो सीधा रहो, कितनी है तुम्हारी सैलरी। हम कहे सर झिंगा लाला, तो बोले अब चलो तुम्हारी सैलरी हु हो जाएगी, झिंगा लाला हु। तो मैं फिर जब केबिन से निकला तो मैं गुनगुनाते हुए झिंगा लाला हु, झिंगा लाला हु करते हुए निकल लिया, समझ रहे हो। तो ये है, ठीक है ना। अरे भाई देसी जी टच मत रहो, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 से गवर्नमेंट वालों की बढ़ेगी, हमारी तो कल है बढ़ गई, हम तो मतलब ठीक है। कल क्या तारीख थी, 30 नवंबर, तो मेरा तो फिर ठीक है, ठीक है। अब 1 तारीख को, कल 1 तारीख है ना, आ जाएगी बढ़ी हुई, आनंद लीजिए जीवन का। अगले हाल ही में किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को, ठीक है, जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी। कल इंग्लैंड में जेम्स एंडरसन जो कि तेज गेंदबाज हैं इंग्लैंड के, उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ठीक है ना।
उनको नाइटहुड की उपाधि। तो ये एक्चुअली 2-3 महीने पहले घोषणा हो गया था। देखो इंग्लैंड वाले आज भी जो उनके राजा रानी हैं, आपको अवार्ड लेने के लिए घुटने के बल बैठना पड़ता है और उसके बाद ही छड़ी से इसे छू के झिंगा लाला हु मिल गया अवार्ड। ये कौन सा अवार्ड है भाई? ये कौन सा? वही में अगर मुड़िया जाए मैडम, मान लो 2 पैक लगा हो, अब मूड बन जाए तो मार दें इसे, खत्म, हम तो ना जाए इसे अवार्ड लेने, नहीं चाहिए नाइटहुड। वैसे भी हमारे देश के क्रांतिकारियों ने नाइटहुड की अवार्ड और स्वतंत्रता सेनानियों ने छोड़ा है। तो ये जेम्स एंडरसन, ऐसे अवार्ड कौन ले भाई? घुटना के बल बैठ के दे दीजिए अवार्ड, दे दीजिए भाई, अवार्ड दे दीजिए, न ले अवार्ड। जेम्स एंडरसन। भारत रत्न तक कितने सम्मान से हाथ में दिया जाता है, गले में माला वाला पहना जाता है, लोग ताली वाली एकदम धड़धड़ा के बजाते हैं। आई नाइटहुड न चाहिए, ऐसा नाइटहुड। अगले पे आइए। अब क्या करेंगे, इंग्लैंड का गांधी जी उन्धी जी, कब है रविन्द्रनाथ टैगोर जी नाइटहुड का अवार्ड छोड़ चुके हैं। पद्म भूषण से सम्मानित एकनाथ बसंत चटनिस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? सर ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हुआ करते थे। वैज्ञानिकों में आपसे इस बार निधन में नारिलकर जी का नाम पूछेगा, क्योंकि नारिलकर जी को विज्ञान रत्न अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। अभी कुछ दिन पहले बांटा गया ना विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री अवार्ड। तो वो नारिलकर जी का जरूर आपसे पूछ सकता है, चाहे ये वाला शायद ना पूछे, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है। ये पद्म भूषण से सम्मानित अंतरिक्ष वैज्ञानिक एकनाथ बसंत चटनिस जी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगले पे आएंगे। देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सर ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है कि एक दूसरे का देखभाल करिए, केयर करिए, सहायता करिए, शेयर एंड केयर, ये वाली जो भावना है कि सहयोग भी करते रहिए, शेयर करिए चीजों को, सुख दुख को, और एक दूसरे का ध्यान दीजिए। तो देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। ये तीसरा बार है जब इस तरीके का 2023 में मनाया गया था, फिर 24 में और फिर 25 में। 23 में इसको मनाने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण था कि कोविड लगभग 23 में इंड की तरफ बढ़ चुका था। तो ये हुआ कि यार अब इस तरीके की पेंडेमिक आया करेंगे, महामारी, तो एक दूसरे का साथ ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग ही एक दूसरे का जान बचा सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में। तो ये हुआ। अब आ जाओ 30 अक्टूबर का रिवीजन। सर आज की क्लास कुछ जल्दी नहीं हो गई? काहे नहीं हो जाएगी, हम सच सच बता दें, कल हम बैठ के जब मैच देख रहे थे तो उतना डिटेल आज हमने आपको पढ़ाया ही नहीं। भाई हम सच स्वीकार करते हैं, मतलब क्यों हम कुछ बहाना मारे, कल हम बैठ के मैच देखने लगे थे तो उस चक्कर में छूट गया। अब 2 नवंबर को फाइनल है, तुम लोग यार प्लीज भगवान से प्रे करना भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, मतलब सब लोग एकदम जूझ करके। आओ कल वाला दोहरा लिया जाए। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन निम्न में से किस शहर में कर रहा है? सर मुंबई में कर रहा है, अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है। 2026 में उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा चीफ गेस्ट हो सकते हैं, ऑफिशियल अनाउंस अभी नहीं हुई है। आज मतलब 31 अक्टूबर 2025 है, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस है। भारत सरकार द्वारा टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत 2029 तक कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे? डी ऑप्शन 50। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा से सम्मानित किया है? बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया। हम लोग के गांव में मुगुन घवा ऐसे बोल दो तो सब एक समय मुंह नोचवा आया था, वैसा टाइप की फीलिंग दे देगा। सफल राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू जी पहली राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले इन्होंने सुखोई में भी भरा था, 2 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भी ये पहली बनी है। लेकिन अगर पूछे कि लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली या वाले पहले राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। अगले पे आएंगे। विश्व सोराइसिस दिवस। सर सोराइसिस दिवस मनाया जाता है आपके 29 अक्टूबर को। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक सर 31 तारीख आज है, आज और कल होने वाली है। कहां पे? कुआलमपुर। इसके लिए कौन गए हैं भारत की तरफ से? राजनाथ सिंह जी गए हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सर वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया है। ठीक है ना लल्ला, वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने किस देश में पहली बार ग्लोबल साइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया है? रियाद, यूएई। हाँ यही हुआ है। ठीक है। नाम की 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधि कीर्तिवर्धन सिंह जी ने किया है? अरे ये युगांडा में हुआ है ना। हाँ। रांची में आयोजित चौथी साफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? झिंगालाला, अपना देश भारत।
अगले पॉइंट पे आएंगे, 28 अक्टूबर 2025 को निम्न में से किस संस्था का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है? सी ऑप्शन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? सर बी ऑप्शन, कुवैत। ठीक है, बी ऑप्शन कुवैत। अगले पे आएंगे ये। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, 2 नवंबर को फाइनल है, 2 नवंबर को फाइनल मैच है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। तो 3 नवंबर को सुबह द 10 मिनट शो रहेगा, उसके ऊपर द 10 मिनट शो रहेगा वनडे विश्व कप के ऊपर। ठीक है ना, वनडे, बस भारत जीत जाने, सुबह में मन बड़ा दुखी रहेगा, सुबह मन बड़ा दुखी रहेगा। और देखो ये जो सामान्य ज्ञान किताब है, इस पे छूट चल रहा है यार, Y182 कूपन कोड लगा लोगे तो ये 99 रुपए में ये किताब आपको आपके घर पहुंच जाएगी। ये जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का 1 लाइनर प्लस थोड़ा थियरी और प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू और मिक्स एमसीक्यू की किताब है Y182। और आपके लिए दिल्ली पुलिस का आज से डे फर्स्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है, एनटीपीसी का, क्षमा करिएगा एनटीपीसी का, क्योंकि कल 30 तारीख था, कल इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो अगर आप एनटीपीसी के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज यूज कोड, कूपन कोड Y182। Y182 कूपन कोड से आपको उस पर डबल वैलिडिटी भी चल रही है, छूट भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यार यही एकमात्र मेरा कूपन कोड है, मतलब मैक्सिमम छूट ये आपको देता है। तो ये सारी चीजें हैं 80% तक। और आज मेरा थोड़ा मैंने कम पढ़ाया, उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा। और सच सच बताऊं, बस मैच देखने के चक्कर में वो कल लग गए थे, तो माफी चाहता हूं मैं उसके लिए। और फिर कल हम लोग मिलते हैं। कल तो, आज तो शुक्रवार हो गया, कल शनिवार रहेगा ना, कल तो वीकली रिवीजन रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।